नमस्कार दोस्तों, तारप्रा अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे 17 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स विथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो आज थोड़ा सा हमने जो स्लाइड्स का है लेआउट चेंज किया है कि पहले की स्लाइड में क्या कुछ आराम से दिखाई नहीं देता था, थोड़ा धुंधलाहट टाइप का था। जो बैकग्राउंड था उसको हमने चेंज कर दिया, वाइट बैकग्राउंड लेके आए ताकि आपको हर वर्ड आसानी से और सही दिखाई दिए, क्लियर दिखाई देना चाहिए। एजुकेशन में यही है कि आपकी जो पॉलिसी वगैरह होती है, आपका विजन होता है ना, वो क्लियर होना चाहिए, आपका गोल क्लियर होना चाहिए। तो हम फिर धुंधलाहट में क्यों चले, तो हमने भी अपना बैकग्राउंड है वो चेंज कर दिया है, तो ताकि आप लोगों को क्या है थोड़ी सी भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं आज का। जब कोई काम नहीं कर रहे तो घड़ी की तरफ देखो। ठीक है, तो एक छोटी सी लाइन है, बाद में बताऊंगा कि जब आप कोई काम नहीं कर रहे हो ना तब घड़ी की तरफ देखो, और जब कोई काम कर रहे हो तो घड़ी की तरफ मत देखो। तो इसके जो इसका सार है ना, उसका अंदर से उस चीज़ को समझ रहे कि जब कोई काम नहीं कर रहे हो ना तो घड़ी की तरफ क्या देखना है कि आप आइडल बैठे हो, कोई काम नहीं है, तो उस घड़ी की तरफ देखो जो रेगुलर चल रही है बिना थके, मतलब एक समय को बता जा रही है। एक तो ये कि मैं बिना थके हुए चलती जा रही हूँ, तो मुझसे कुछ सीखो कि मैं आगे जाती जा रही हूँ, बढ़ती चल रही हूँ, तो तुम भी बढ़ो। दूसरा घड़ी क्या बताएगी कि समय निकल रहा है भाई साहब, उठो खड़े हो, वरना ये समय एक दिन निकल जाएगा और बाद में जाके तुम पछताओगे। तो एक घड़ी दो सीख हमेशा देती है, एक तो हमेशा चलने की, और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, आइडल बैठे हो, एकदम कोई काम नहीं कर रहे हो, तो घड़ी ये सीख भी देती है कि अगर तुम चलोगे नहीं ना तो ये समय तुम्हारे लिए रुकेगा नहीं, ये चलता जाएगा और आगे जाके पछताना पड़ेगा। तो अभी कह रही हूँ कि मैं तो नहीं रुकूंगी, अगर तुम में चलना है तो साथ चल दो। ठीक है, तो ये कहा घड़ी का ये काम है। और जब कोई काम कर रहे हो तब घड़ी को मत देखो, कि जब आप काम कर रहे हो ना तो बार बार घड़ी को देखना छोड़ दीजिए, आप केवल अपने काम पे ध्यान रखिए। ठीक है, तो यही है कि उस समय आप ये नहीं है कि काम कितना हुआ, कितने समय देर में हो जाएगा। जब पढ़ाई करने लगो ना तो आप भूल जाइए घड़ी को, आपका पढ़ाई में ध्यान इतना हो जाना चाहिए कि आप समय निकलता जा रहा है, रात हो रही है, दिन हो रही है, इसका मतलब ये है कि रात हो रही है कि दिन हो रहा है। ऐसी चीज़ें जो पढ़ाई में मन लगा लेगा ना, उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो 1 घंटा बैठा है ना, तो कब रात के 12 बज गए, कब सुबह हो गई, कब दिन निकल जाता है। तो ये है, आप अपना मन इस तरह बना लो, घड़ी का मतलब यहाँ पे लिया गया है समय से। ठीक है, तो उस समय समय को भी मत देखो, और जो अच्छा मन बना लेते हैं ना पढ़ने के लिए, वो समय उनका पता नहीं कब चला जाता है, वो इतना मतलब मग्न हो जाते हैं। तो ये छोटी सी बात है। तो चलो कल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको देख लेते हैं। तो इस बार हमने जो लेआउट है इस प्रकार किया है कि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो वाइट बैकग्राउंड में है तो आपको क्या है, सारी न्यूज़ क्या है अच्छी दिखाई देगी। तो सबसे पहले क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स था, जो कौन से जन औषधि केंद्र से द्वारा, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट इसको अमल में लेके आया था, तो यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। तो ये याद रख लेना थोड़ा सा। इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वुमेन हेल्थ और वुमेन जो एम्पावरमेंट है, इसमें आप इसको मेंस के एग्जाम्पल के तहत भी, आप मेंस की जो आंसर राइटिंग है उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक बढ़िया ये आप इसको क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल के रूप में कोट कर सकते हो कि गवर्नमेंट क्या है, जो वुमेन्स है उनकी हेल्थ के लिए और उनके एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या कर रही है। नेक्स्ट है जो कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इसके नीचे वाली भी है, एशियाटिक लोइन फाउंड इन, मतलब कहाँ पाए जाते हैं, तो वो गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। तो अभी भी क्या 2013 में जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, मैं छोटा जल्दी जल्दी थोड़ा रिकेप भी करा देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया था कि जो कुछ जो एशियाटिक लोइन है उनको, जो कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें आप ट्रांसफर कीजिए, कि कहीं बीमारी हो जाए तो सारे के सारे शेरों में फैल जाएगी। अगर एक जगह बीमारी होती है और दूसरी जगह शेर आधे हैं, तो सारे जो शेर हैं उनमें वो बीमारी नहीं फैलेगी। तो अभी क्या है, जो गुजरात गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि नहीं, हमारे पास जो क्या है सेफ है ये करके। और अभी तक गुजरात गवर्नमेंट ने कोई भी शेर जो ट्रांसप्लांट नहीं किया वहाँ पे, मतलब ट्रांसलोकेट नहीं किया, ट्रांसप्लांट नहीं, ट्रांसलोकेट नहीं किया है। नेक्स्ट है एरो 2 मिसाइल, जो इंटरसेप्टर मिसाइल है वो किसके द्वारा बनाई गई है, इजराइल के द्वारा बनाई गई है। और किसके कोलैबोरेशन के साथ बनाई गई है, तो यूएसए के साथ बनाई गई है। जो पोर्टल था सृजन डिफेंस डॉट गव डॉट इन, किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के द्वारा ये डेवलप किया गया था। ये कल 16 अगस्त को ही, सॉरी 15 अगस्त को, जो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी ने इसको लॉन्च किया था कि जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या इंडिजनाइजेशन जरूर होना चाहिए, कि हमारे देश में ही जो चीज़ें बन रही है उनको डिफेंस प्रोडक्ट में हम ज़्यादातर बनाएंगे। और ये क्या है, वेंडर्स को एक जो चीज़ें एक लिस्ट तैयार करके देगा कि ये डिफेंस को अभी मैन्युफैक्चर की ज़रूरी है, ताकि वो जो वेंडर्स हैं इस पोर्टल के माध्यम से उनके बारे में जानकारी हो और वो उसको लोकल प्रोक्योर कर पाएँ और बना पाएँ, प्रोडक्ट कर पाएँ। नेक्स्ट है 8th शेड्यूल में टोटल कितनी लैंग्वेज हैं, तो 22 लैंग्वेज है। ये किस लिए न्यूज़ में है,
अभी हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था सेंटर के लिए कि जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, जो ड्राफ्ट बिल है, उसको सारे जो 22 लैंग्वेजेज हैं, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज, उनके अंदर भी आप ट्रांसलेट करोगे जो जो ड्राफ्ट है उसको। तो ये सेंटर क्या लेके गया इसको, केस को लेके गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि आप जो आपका रेगुलेशन है आर्टिकल 343 के जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसमें जो 22 शेड्यूल है उनको भी डालिए, ताकि ये अब देखिए गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर पास करती है तो क्या होता है कि जो हिंदी और इंग्लिश में करती है, और जो शेड्यूल जो दूर दराज के इलाके हैं, जो इलाके हैं, और जो हमारी जो मातृभाषा कई लोगों की क्या है, जो ना हिंदी समझते हैं ना अंग्रेजी समझते हैं। अब जैसे जो तमिलियन लोग हैं कुछ, वो ना हिंदी समझते हैं ना इंग्लिश समझते हैं, लेकिन वो तमिल समझते हैं, एक उदाहरण पर बता रहा हूँ। तो उनको तो फिर उनको चीज़ का पता ही नहीं होगा गवर्नमेंट क्या करी, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करी है, उनकी तो वो जिंदगी रहेगी नहीं, सेंटर से उनका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए कहा गया है कि अगर गवर्नमेंट को ऐसा जो काम करिए ना, तो उन जो कम से कम शेड्यूल्ड लैंग्वेज में तो आप इनको ट्रांसलेट कीजिए, और मत ना करो तो ठीक है, ये बोला गया है। तो ये एक मतलब अच्छी स्टेप होना चाहिए कि सभी अपने पूरे देश की जो एक इंक्लूजन होना चाहिए सभी का। एक वो ई गवर्नेंस में आता है, ट्रांसपेरेंसी भी इसमें, एक आप ट्रांसपेरेंसी का वर्ड भी लिख सकते हो, ई गवर्नेंस भी लिख सकते हो, कि ट्रांसपेरेंसी होगी, जो इंडिया का हर सिटीजन है उसको पता चलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है। नेक्स्ट है आर्टिकल 343, मतलब किससे डील करता है, तो ये इसी से रिलेटेड था। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट शैल बी हिंदी एंड देवनागरी। तो आर्टिकल 343 जो ऑफिशियल लैंग्वेज को डील करता है। जो ग्रेट माले जो प्रोजेक्ट है, जो सबसे बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कौन से देश का है, तो ये मालदीव का है। अभी इंडिया ने लगभग नहीं डॉलर 500 मिलियन का मतलब सपोर्ट किया है मालदीव को, तो इसी के बारे में ये न्यूज़ है। जो वेबिनार है देखो अपना देश, वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा कराया जाए। क्योंकि बहुत पहले की न्यूज़ है, मैंने कई बार क्या मैं पीछे की न्यूज़ भी आपकी कवर करता चलूँगा कि जो कुछ पूछा नहीं गया, इसमें बहुत सारे वेबिनार जो चालू किए गए थे, बहुत सारे वेबिनार क्या है ऑर्गेनाइज किए गए थे, तो वो लगभग 40 के ऊपर वेबिनार हो गए थे। तो उनका नाम अभी रखने की जरूरत नहीं है लगभग, क्योंकि 40 से ज़्यादा वेबिनार के नाम, अगर कोई चीज़ें एक्सीड कर जाती है ना, 40 क्या 10 से ज़्यादा से अगर कोई चीज़ एक ही एक चीज़ एक्सीड कर जाती है ना, तो उसका नाम पूछना मतलब आएगा नहीं। तो इसीलिए पूछ लिया कि जो देखो अपना देश के तहत जो थीम थी, वो कौन सा मतलब मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करा रही थी वेबिनार, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म करा रही थी। नहीं भाई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1973 में जो सजा का प्रावधान था उसमें क्या था कि 6 महीने की सजा और 2,000 रुपये का फाइन या दोनों मिल सकता है। तो ये अभी प्रशांत भूषण जी जो केस है, जो वकील हैं सीनियर वकील, उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा था, तो उसी के चलते ये न्यूज़ में था। तो चलो आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले 17 अगस्त जो इंडोनेशिया का इंडिपेंडेंस डे है। इंडोनेशिया ने क्या डच कॉलोनी से 1945 में क्या है आज़ादी पाई थी। तो ये इंडोनेशिया है, अब देख लीजिए। इधर है स्टेट ऑफ मलक्का, ये याद रखना। सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, और इंडोनेशिया के बीच में स्टेट ऑफ मलक्का है। इधर हो गया साउथ चाइना सी, और ये अपना बे ऑफ बंगाल, ये यहाँ पे जो अंडमान और निकोबार, ये यहाँ पे म्यांमार, और ये इंडिया। तो ये चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट की बन जाती है कि हमें क्या है अपने जो पड़ोसी देश है उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो देश मतलब कब आज़ाद हुआ था, उसका क्या मतलब कब उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, कब उसने क्या है अच्छी ग्रोथ पाना शुरू कर दी, तो उनकी ग्रोथ भी हमें पता होनी चाहिए। और ये सब कुछ अपने जो आस पड़ोस के देश है, जो अपने जो बाउंड्री टच करते हैं, या जो अपने जो जिसके साथ एसोसिएशन के मान, जैसे जो कोई ब्रिक्स हो गया तो जो एसोसिएशन है उसके रिलेटेड हो गए, और जो भी इंडिया से मैक्सिमम रिलेशन में है, सॉरी जैसे रिलेशन में हो गया, जैसे एक तो ये नेबर कंट्री होगी, दूसरा आ गया किसी एसोसिएशन में है, तो उन कंट्रियों के बारे में हमें नॉलेज होना ज़रूरी है, गवर्नमेंट पूछ सकती है। तो ये भी बता दिया कि ये इंडोनेशिया कब आज़ाद हुआ था, फिर इंडोनेशिया के रिलेशन क्या है, और उन्होंने कहाँ से दोनों देशों ने ग्रोथ शुरू की, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है आवाज़ ए आवाम, ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। तो ये भी एक अच्छा स्टेप है, किस लिए किया गया है कि ग्राइवेंसेस पोर्टल खोला गया है, और जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में होगा। कोलेब्रेशन हो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्राइवेंसेज, तो ये चीज़ें याद रख लेना, जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है, और ये ग्राइवेंसेज पोर्टल है, और जो जम्मू एंड कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, और किसके कोलेब्रेशन के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्राइवेंसेज एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये एक ऑनलाइन पोर्टल होगा, और ये क्या एड्रेस करेगा, एड्रेसिंग द ग्राइवेंसेज ऑफ सिटीजन फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस
सीमलेसली एट डोर स्टेप, मतलब उनको डोर स्टेप तक क्या है, उनकी जो ग्राइवेंसेज है सिटीजन्स की, उनको ये रिजोल्व करेगा। तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट मैं आपको बताया है, 1 साल से ऊपर हो गया है, 5 अगस्त को धारा 370 हटाई गई थी, और वहां से अभी रेगुलर क्या है, क्या है, इंटरनेट बंद है और सब कुछ हमने बहुत सारे घरों में बंद है, इतनी जो कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो अभी क्या है, इनको एक स्ट्रीम लाइन में जो जम्मू एंड कश्मीर का है उसको स्ट्रीम लाइन में आपको इसमें ट्रैप किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ग्राइवेंसेज पोर्टल एंड जम्मू एंड कश्मीर के लिए किया गया है। आप ये लद्दाख को और उनको क्या है, दोनों का अलग टेरिटरी बना दिया गया है, तो लद्दाख को इसमें इंक्लूड मत करना। ठीक है, तो लद्दाख अभी सेपरेट क्या है, यूनियन टेरिटरी है, तो ये भी याद रखना। तो इनको क्या है कि अभी इंक्लूजन में उनको क्या इंक्लूज किया जाएगा, इंक्लूजन किया जाएगा अपने जो मेन स्ट्रीम में है, उनकी भी जो ग्राइवेंसेज है उनको सुनना शुरू किया जाएगा ना, तो उनको पता चलेगा कि गवर्नमेंट हमारे लिए कर रहे हैं, और उनको ये क्या है, हमारे जो पूरी जो कंट्री है उनके साथ बराबर माना जाएगा, और उनकी आवाज़ को भी अभी सुना जाएगा। तो इसलिए ये पोर्टल है, और वो अभी भी जम्मू एंड कश्मीर के लिए बहुत ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये पोर्टल है, कि उनकी जो ग्राइवेंसेज है जो छोटी से छोटी, कि लोग ऑनलाइन पोर्टल का भी इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, महत्व हो जाता है। अभी तो फिलहाल इंटरनेट नहीं चल रहा है, लेकिन क्या है कि अगर वहाँ पे क्या होता है, आतंकवादी क्या होते हैं कि अगर वो कुछ ग्राइवेंसेज अपनी बदलने जाते हैं, जैसे अभी सरपंचों को लगातार मारा जा रहा है, वहाँ पे कितने सरपंचों को मार दिया, तो ये गलत चीज़ है। तो अभी क्या है, ऑनलाइन है, तो वो घर पे बैठा है, अगर उसको कहीं उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो अपनी ग्राइवेंसेज लॉन्च कर सकता है, अगर उसको कोई शिकायत है तो वो वहीं से कर सकता है। तो उसके ऊपर क्या बाद में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी ग्राइवेंस सुनेगा और उनका सोल्यूशन करेगा। नेक्स्ट है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाया गया था, जो एक क्या था कि इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टेकल द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन श्रमिक मिग्रेंट वर्कर्स। तो अभी क्या है, कोविड-19 के चलते आपको पता है कि मतलब सारा व्यापार बंद हो गया था, और क्या है, बहुत सारे मिग्रेंट वर्कर है जो अपने जो जो होम स्टेट है, होम जगह, होम टाउन है, वहाँ पे चले गए, क्योंकि कंपनियां बंद थी और उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो लोगों ने क्या किया, वो पैदल ही चल दिया और अपने घरों में पहुंच गए। तो अभी वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो एक अपनी होम टाउन से जाके दूसरे शहरों में जो सालों से रह रहे थे, और वहाँ से वापस अपने घर पे जाते हैं, तो वहाँ पे भी उनके लिए कोई खाना वाना तो कोई रहेगा नहीं, आपको पता है सब कुछ। वहाँ पे भी उनके लिए कोई काम नहीं है, वहाँ पे भी उनके लिए कुछ नहीं रहेगा। तो क्या होगा, अगर वो वहाँ से चल भी, अगर अपने होम टाउन पे अब भी आ गए हैं वापिस, तो भी उनके लिए जो स्थिति सामान्य रहेगी। तो यही है कि स्थिति सामान्य रहेगी, तो अब उनके लिए क्या है, उनको कोई ना कोई काम तो देना पड़ेगा ना, वरना तो लोग भूखे मर जाएंगे। और दूसरा बात है कि गवर्नमेंट ने काम भी बहुत अच्छा किया है, गवर्नमेंट ने फ्री राशन भी दिया था, लेकिन फ्री राशन के भरोसे हम कितने दिन बैठे रहेंगे। हर आदमी को ये होता है कि हम कुछ ना कुछ काम करें, तो उससे क्या है, उसकी आमदनी भी होती रहे, और फ्री राशन उसका एक दूसरा सब्सटीट्यूट भी, हम लोग साथ में काम बराबर में चलने वाली चीज़ होगी। तो इसके लिए क्या है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया गया, जो कि ये लगभग एफर्ट्स थे 12 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स के। मतलब ये याद रख लेना कि केवल एक के लिए किसी मिनिस्ट्री का ये काम नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट, इसमें भी आपका ट्रिप क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे गरीब कल्याण रोजगार अभियान कौन सी मिनिस्ट्री के जो आते हैं ना, 3-4 मैचिंग वाले होते हैं, एक सही है, एक या दो सही है, उनमें एक ये लाइन आ सकती है कहीं से कि जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है वो मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब जो मिनिस्ट्री होगी उसका एक प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऐसे उनको मिनिस्ट्री का नाम बता दिया एक दो का, उसका है। तो ये याद रख लेना कि ये केवल अकेली किसी मिनिस्ट्री का काम नहीं है, लगभग 12 मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट और 25 अदर जो जो डिपार्टमेंट है उनका मिलके ये अभियान चलाया गया है। तो रूरल पब्लिक वर्क स्कीम, जो ये रूरल पब्लिक वर्क स्कीम है, ये लॉन्च की गई थी 20 जून 2020 को, और इनिशियल फंड ऑफ ₹50,000। तो ये तो केवल एक लाइन है, ये तो नहीं पूछा जाएगा, 25 जून हो गया, लेकिन आप याद कर सकते हो 25 जून क्या है, उस समय कि लॉकडाउन चला हुआ था। दूसरा है जो स्कीम टू गिव 125 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू 6,70,000 माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो कि टोटल जो माइग्रेंट थे उनका 2/3 भाग था। लेकिन क्या है, कुछ नहीं था उससे, कुछ तो अच्छा है कि अलग अलग रोजगार चला गया, कुछ लोग नरेगा में काम करें, कुछ इनमें काम करेंगे। फिर जल जीवन अभियान है, उसके तहत भी बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया गया। तो मतलब उनको क्या है, धीरे धीरे छोटे छोटे कामों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हर जगह। मतलब पाइप वाटर की सप्लाई के लिए जल जीवन मिशन ने भी बहुत सारे जो मिग्रेंट लोग वर्कर हैं, स्किल्ड वर्कर हैं, उनके लिए भी बहुत सारा काम डिस्ट्रीब्यूट किया है, कि एक ही मिनिस्ट्री एक ही काम के तहत सारे लोगों को यूज में नहीं किया जा सकता, तो अलग अलग काम बांटा गया। अब ये नेक्स्ट ट्रिप क्वेश्चन क्या है, जो ये स्कीम है वो लगभग 116 डिस्ट्रिक्ट है और 6 स्टेट में कवर करेगा। तो ये भी यहाँ पे भी ट्रिप क्वेश्चन आ सकता है। तो 6 स्टेट कौन कौन से हैं, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उड़ीसा, झारखंड हो गया। तो इस ट्रिप में ट्रिप क्वेश्चन आज क्या आ सकता है, इसमें दे देगा कि जैसे बिहार के साथ किसी दूसरे स्टेट का नाम दे देगा। ठीक है, तो ये सही है या गलत है, तो वही होता है कि इसमें आपको सही गलत वाले क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो अभी इंडियन रेलवे ने क्या किया, लगभग 5.5 लैक्स जो मैन होते हैं, मैन डेज, वो उसको जनरेट किया है। अब 5.5 लाख मैन डेज क्या हो गया कि एक आदमी अगर का एक काम करता है तो एक आदमी लगभग 5.5 लैक्स आदमियों को एक दिन का काम दिया गया। तो ये 5.5 लाख मैन है कि 5.5 लाख लोगों को एक दिन का लिए काम, तो मतलब लोग कम होंगे, दिन ज़्यादा होंगे, लेकिन ये केवल एक गिनती के लिए किया गया है। अराउंड 165 रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, वो भी इसके तहत इन जो स्टेट में काम कराया गया। भी अच्छी, एक तरह की अच्छी बात है कि जब लॉकडाउन चल रहा है और क्या है कि कहीं ना कहीं ये लोगों को रोजगार भी मिल गया और रेलवे में काम भी हो गया। तो ये चीज़ें होती है कि इंटरलिंक कैसे किया जाए एक दूसरे को। रेलवे ने क्या किया, इन लोगों को रोजगार दे दिया, और जो रेलवे की जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गए, मान लो कहीं पे टीन शेड लगानी है, कहीं पे रेल की पटरियों का सही काम करना है, तो इनसे अच्छी तरह यूज ले लिया गया। दो काम इसमें हो गए कि लोगों को रोजगार मिल गया और रेलवे का भी काम हो गया। तो ये ऐसी बहुत सारी मिनिस्ट्री ने काम कराया, जैसे जल जीवन मिशन ने काम कराया कि हमें हर घर में जो पाइप्ड वाटर 2022 तक पहुंचाना था। तो उसमें क्या किया, उसको क्या, जो मिग्रेंट वर्कर है उनको जो अच्छा जो एक वर्क फोर्स मिल रहा है, तो वो गवर्नमेंट ने यूज किया। और इसको लॉकडाउन के चलते बहुत से जल्दी जल्दी घरों में क्या पाइप्ड वाटर का अभियान तेज कर दिया, ताकि एक वर्क जो क्या है, लोगों को काम भी मिल जाए और जो गवर्नमेंट की जो स्कीम थी वो भी जल्दी से जल्दी मतलब पूरी हो जाए। तो ये चीज़ें होती है कि गवर्नमेंट को कैसे काम करना है आगे, और दोनों चीज़ें गवर्नमेंट को देखना होता है। नेक्स्ट है एनटीपीसी डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एट रिहांद फॉर इंक्रीजिंग यूज ऑफ द फ्लाई एश यूटिलाइजेशन। तो एनटीपीसी ने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जो रिहांद है यूपी का एक जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये क्या पावर प्लांट है, जो थर्मल पावर प्लांट है, जहाँ कोयले से क्या है बिजली बनाई जाती है। तो अगर कोयले से बिजली बनाती है तो आपको पता ही है कि जो राख जरूर बचेगी। तो राख का, इतनी बड़ी मात्रा में राख का क्या यूज होता है, देखो राख क्या है, कुछ हद तक तो क्या होती है कि फर्टिलाइजर में भी यूज होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो तो वो फर्टिलाइजर भी नहीं होती है, वो हर चीज़ की हर अति सबसे ज़्यादा होती है। तो राख का दूसरा यूज क्या होता है, राख से क्या है, हम जो सीमेंट होती है ना, सीमेंट फैक्ट्री में राख ऐसी सीमेंट से राख से सीमेंट बनाई जाती है। तो वरना क्या है, अगर राख किस गए, इस राख को अगर डिस्ट्रॉय कर देंगे और सीमेंट दूसरी जब पहाड़ हो गया, पत्थर हो गया, उसको पीस के सीमेंट बनाई जाती है। तो इससे अच्छा होगा कि अगर हमें बिजली बनाते हैं, जो राख बचती होती है उसी को हम सीमेंट में यूज कर लें, तो दो काम हो जाते हैं। तो इसने ज़्यादा से अभी क्या प्लान बनाया है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो राख है उसको क्या है, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। जो बड़ी बड़ी जो सीमेंट फैक्ट्री हैं उनको ये राख भेज दी जाएगी, और क्या है बहुत ही सस्ते दामों में भेज दी जाएगी। तो इससे क्या होगी, कंपनियां भी क्या है, वो क्या एक तो एनवायरनमेंट का जो पत्थर वगैरह पहाड़ है उनको नहीं आएंगे, उनको खराब नहीं करेंगे, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन नहीं होगा। और दूसरी बात, जो ये यहाँ पे राख जो जो अच्छी खासी राख बन रही है उसको अगर कंपनियों में भेज देंगे, तो वहीं क्या है उससे यूज करके सीमेंट बना लेगी। तो इससे क्या हो गया कि कमिटमेंट है इसका एनटीपीसी का कि जो 100% जो जो राख बच रही है वो की सारी पावर प्लांट में सारी का यूटिलाइजेशन हो सके, मतलब कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं हो, सारी की सारी राख यूज की जा सकती है। तो अभी थोड़ा एनटीपीसी के बारे में देख लेते हैं। ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है लिमिटेड, जो पब्लिक सेक्टर लिमिटेड नहीं है, मतलब ये गवर्नमेंट की एक एंटिटी है। और ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 के तहत ये कंपनी बनाएगी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रमोटेड है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और जो ये फाउंड की गई थी 7 नवंबर 1975 को अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो ये भी याद रख लेना किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है। तो ये याद कर लेना, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में ये रिहांद पावर थर्मल पावर प्लांट है। नेक्स्ट न्यूज है, फोर्थ मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप हेल्ड। तो अभी जो फोर्थ मीटिंग हुई है एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की, वो अभी ब्रिक्स की अभी मीटिंग हुई है। तो ये कहाँ, एक तो दूसरी आपको पता है कि अभी कोविड-19 के चलते कोई भी फिजिकल मीटिंग नहीं हो रही है, तो ये मीटिंग वर्चुअली हुई है, जो कि अभी चेयर की गई रशिया के द्वारा। तो इसमें क्या किया गया है, एक्सचेंज किए गए और जो ओपिनियंस हैं ड्रग सिचुएशन के, जो ब्रिक्स स्टेट हैं, जो ब्रिक्स के बारे में बताइए, उसके जो जो देश हैं उनके बीच में जो ओपिनियंस हैं ड्रग की सिचुएशन है, तो उसके बारे में बात की गई है। इंटरनेशनल रीजनल ट्रेड ऑफ इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ नारकोटिक्स ड्रग। तो जो जो ओपिनियंस हैं किसके बारे में, जो इंटरनेशनल और रीजनल, कि अगर हमारे देश इंडिया है, इसमें से कोई जो इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही है नारकोटिक्स की इंटरनेशनल लेवल पे और रीजनल लेवल पे, तो उसके बारे में ओपिनियन शेयर किए गए। तो आपने एक वर्ड देखा होगा यहाँ पे, जो रीजनल ट्रेड ऑफ इलीगल ट्रैफिकिंग। तो इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो मतलब ये क्या गया है कि आपको इलीगल ट्रैफिकिंग के बारे में देखना है। इसका मतलब जो आप लीगल ये चीज़ें कहीं ना कहीं अलाउड है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है क्या इलीगली तो हो सकता है। तो हाँ, आपको पता है नारकोटिक्स जो ड्रग्स होती हैं वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ों पे मेडिसिन की तरह भी यूज की जा सकती हैं, लेकिन इलीगली अगर इसको यूज करते हैं ना तो इसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। लोग जो सबसे ज़्यादा यूथ हो गया वो डिस्ट्रैक्ट होता है, जैसे अफीम हो गया,
हीरोइन हो गया, गांजा हो गया, इससे क्या हो गया कि लोग क्या ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा यूथ जो पावर है वो गलत आदतों में फंस जाता है और देश का क्या भविष्य खतरे में पड़ जाता है फिर। तो अभी ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। ये एक एसोसिएशन है जो 5 मेजर इमर्जिंग नेशनल इकोनॉमी है, जो जो एमर्ज हो रही है वो नेशनल इकोनॉमी में, उनका एक जो 5 देश है उनका ये एसोसिएशन है, जिसमें कौन कौन सा है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, जो फॉर्म किया गया था 2009 में। तो ये मैंने साउथ अफ्रीका को जानबूझ के काटा है कि आपको एक तो बताना है कि 5 देश हैं। काटा इसलिए है कि ये 2009 में नहीं था, लेकिन अभी ये है। तो ये आपको एक तरह का मतलब पता चल जाए कि ये 5 देश हैं, 1 2 3 4 5। लेकिन जो साउथ अफ्रीका 2009 में नहीं था, इसलिए मैंने इसको डेस कर दिया है, और वरना आज ये है। तो ये साउथ अफ्रीका 2009 में नहीं था, तो कब था? पहले ओरिजिनली ये ब्रिक था, ठीक है। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया एंड चाइना थे, लेकिन साउथ अफ्रीका ने 2010 में इसको ज्वाइन किया था, तो पूरा हो गया ब्रिक्स। अब ब्रिक्स के बारे में क्या है, थोड़ा इसके बारे में, जैसे मैंने बताया था ना, जो इंडिया का कोई एसोसिएशन है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखना जरूरी है। दूसरा, वो क्या शेयर करता है वो जानकारी, तो ये आपको जानकारी, और जो पड़ोसी देश है उनके बारे में जानकारी होना चाहिए, कहाँ सिचुएशन है उनकी, तो ये देखना चाहिए। तो देखिए, ब्राज़ील आप साउथ अमेरिका में है, एक ब्राज़ील ही ऐसा देश है इसमें जो क्या है, दूसरे मतलब कंटिनेंट का है। और एक रसिया भी है, लेकिन रसिया क्या है, यूरोप और एशिया दोनों का हिस्सा है, ठीक है। तो ये भी याद रखना। तो ये हो गया ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, रशिया, और एक साउथ अफ्रीका भी आएगा, ठीक है। एक, सॉरी, ब्राज़ील ही नहीं साउथ अफ्रीका भी है। तो ये इनकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए आपको, ज़रूरी है। तो क्या हो गया, ब्रिक्स तो क्या है, लगभग 27% वर्ल्ड का टोटल लैंड सरफेस है। जो टोटल लैंड सरफेस है उसका 27% ब्रिक्स के देश हैं। आप पता है इसमें क्या है, कितने बड़े देश हैं। एक साउथ अफ्रीका एक छोटा देश है, वरना सारे के सारे बड़े देश हैं। ब्राज़ील भी बड़ा देश है, इंडिया भी बड़ा देश है, चाइना भी और रसिया भी। तो ये क्या है, लगभग 27%। और सबसे ज़्यादा टोटल इसकी पॉपुलेशन कितनी है, 41% टोटल पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की है, जो कि सबसे ज़्यादा चाइना और इंडिया की वजह से है। तो ये आप दोनों रख लेना। तो 2018 एज ऑफ है, ये एज ऑफ नहीं, एज ऑफ। तो 2018 में क्या है, जो ये 5 देश थे उन्होंने क्या, कंबाइंड नॉमिनल जीडीपी थी ना, वो क्या थी, 18.6 ट्रिलियन, जो कि 23.2% थी। ग्रोस वर्ल्ड प्रोडक्ट, आपने जीडीपी सुना होगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैसे ही होता है ग्रोस वर्ल्ड प्रोडक्ट। मतलब एक साल में, एक निश्चित, एक साल नहीं, एक निश्चित पीरियड में, एक साल माना जाता है नॉर्मली। पूरे वर्ल्ड का कितना प्रोडक्शन हुआ है उसको बोला जाता है वर्ल्ड, ग्रोस वर्ल्ड प्रोडक्शन, ठीक है। तो वर्ल्ड का प्रोडक्शन आता है, तो उसमें तो आपको एनपीपी एन कुछ नेशनल इनकम वगैरह घटाने का कोई मतलब ही नहीं है। पूरे देश की, पूरे वर्ल्ड की जोड़ना है, तो उसमें तो ग्रोस प्रोडक्ट में से कुछ घटाने का ये कुछ रहता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, गगनयान अनमेन्ड स्पेस मिशन प्लान्ड, प्लांट नहीं प्लान्ड, ठीक है, प्लान्ड फॉर दिसंबर 2020 लाइकली टू बी डिले। तो गगनयान जो मिशन था वो अभी जो प्लान किया गया था दिसंबर 20 में, जिसका पहला मिशन, वो अभी डिलेड हो जाएगा। तो आपको पता ही है कोविड-19 के चलते सारा काम हेम्पर हुआ है, तो गगनयान भी 100% हेम्पर ही होगा। तो इसमें क्या हुआ, इट इज़ द पार्ट ऑफ टूर्नामेंट नहीं है, ठीक है, part of mission ahead of the planned launch of India's maiden space flight under गगनयान in December 21। तो ये जो मिशन था, ये प्लान किया गया था कि 2021 तक हम क्या है, जो स्पेस में क्या है, अपने जो एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे। तो ये था कि जैसे स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसी तरह हम भी इसमें हमारे एस्ट्रोनॉट भेजेंगे। तो ये अनमेन्ड मिशन था, ठीक है, ये अनमेन्ड मिशन था। तो उसमें क्या, इंडियाज मेडन ह्यूमन फ्लाइट, मतलब इंडिया की जो पहली स्पेस फ्लाइट होगी वो भेजी जाएगी अंडर गगनयान के द्वारा। तो ये मिशन का एम क्या था, सेंड 3 मेंबर क्रू, सेंड 3 मेंबर क्रू टू स्पेस फॉर द पीरियड ऑफ 5 to 7 days बाई 2022। तो क्या है, लगभग 75th एनिवर्सरी थी इंडिपेंडेंस की, उस तक हमें भेजना था। लेकिन जब पहला मिशन जो अनमेन्ड का, सब पहले क्या होगी, 2 अनमेन्ड मिशन भेजे जाएंगे, फिर अनमेन्ड मिशन भेजा जाएगा। तो जब आपको पता है पहला ही अगर डिले हो गया, तो ये जो 2022 तक ये दूसरा भी हमारा जो मेन मिशन है वो भी डिले हो जाएगा। तो ये देख लेना गगनयान मिशन क्या है। जो ट्रेनिंग थी एस्ट्रोनॉट की रसिया में होनी थी, वो भी कोविड-19 के चलते हिट हो गई थी, मतलब वो भी ठंडे बस्ते में चली गई थी। लेकिन अभी तो उसको रिज्यूम कर दिया गया है, लेकिन उसको भी टाइम लगेगा। तो आप याद रख लेना कि गगनयान मिशन क्या है। तो ये क्या है, जो इंडिया का जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है वो मिशन है कि इंडिया के जो 3 मेंबर्स क्रू हैं
जैसे ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसी की तरह इंडिया भी बनाया जा रहा है। और ये लगभग 300 से 400 किलोमीटर इंडिया की जो इंडिया नहीं जो स्पेस में मतलब धरती से 300-400 किलोमीटर वहीं पे रहेंगे, मतलब 5 या 7 दिन के लिए। तो ये से इंडिया भी एक स्पेस स्टेशन बनाने की सोच रहा है, तो इसी के लिए ये गगनयान न्यूज़ में है, तो इसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, ताइवान रिसेंटली साइंड ए एग्रीमेंट टू बाई 66 F-16 जो कि यूएसए से ले रहा है, गेट्स फ्रॉम यूएसए। तो आपको पता होगा अगर आप न्यूज़ देख रहे हो तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता है चाइना ने अभी क्या रिसेंटली जो ताइवान के बॉर्डर्स हैं उस पर अपने फाइटर जेट्स भेजे थे। तो ये क्या है, इसी को चलते ताइवान को थ्रेट को देखते हुए ताइवान ने तुरंत क्या है F-16 जहाज यूएसए से डील कर ली गई। तो ये क्या है, इससे क्या होगा, जो यूएसए और जो चाइना की जो टेंशन है वो बढ़ जाएगी। आपको पता ही है कि चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है वन चाइना पॉलिसी के तहत, और इसी को क्या है, और यूएसए इसको क्या है अलग देश मानता है, और वो ताइवान के साथ क्या अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन भी बना रखे हैं, और अभी क्या है एम्बेसी भी उसने शुरुआत कर दी है ताइवान के साथ। और ताइवान भी क्या है वन चाइना पॉलिसी का मतलब सपोर्ट नहीं करता, वो अलग ही गवर्नमेंट मानता है अपनी। तो यूएस ने क्या है अभी लगभग 60 देशों के सपोर्ट करने के लिए बोला है कि ताइवान को सपोर्ट कीजिए, डब्ल्यूएचओ में हिस्सा देंगे। अभी तक क्या ताइवान क्या डब्ल्यूएचओ का हिस्सा नहीं था क्योंकि उस पर चाइना का प्रेशर था। तो हालांकि ताइवान मेंबर था एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का और एशियन डेवलपमेंट बैंक का। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ जो वर्ल्ड बॉडीज है उनका ताइवान हिस्सा भी है, केवल डब्ल्यूएचओ का अभी हिस्सा नहीं था। तो अभी यूएसए ने क्या है लोगों का सपोर्ट मांगा है, मतलब दूसरे देशों का भी सपोर्ट मांगा है। तो चाइना क्या क्लेम करता है, ताइवान को वन चाइना पॉलिसी के तहत इसको मानता है। अब रीजन आपको बताइए कि क्या रीजन है। अब निचले वाले लाइन में ताइवान इज ए लार्जेस्ट ट्रेड सरप्लस विद चाइना। अब चाइना का क्या बहुत ज़्यादा सरप्लस है, मतलब ताइवान को ज़्यादा कमाई होती है इसमें चाइना से। तो चाइना से अगर चाइना इसके ऊपर इम्पोज कर लेगा तो चाइना का क्या घर में गवर्नमेंट का पास ही रह जाएगा, पैसा दूसरे देश में नहीं जाएगा। तो इंडिया और चाइना क्या बेसिकली क्या फॉर्मल डिप्लोमेटिक कोई रिलेशन नहीं रखते हैं, क्योंकि जो चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है उसके तहत। लेकिन क्या इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया है अभी वन चाइना पॉलिसी को, लगभग 2010 से ही मना कर रहा है। और हालांकि पता है कि जो अभी जो इंडिया और ताइवान की जो टाइज है वो और भी ज़्यादा मजबूत होती जा रही हैं। और दूसरा इसका मेन कारण है जो इंडिया और चाइना का जो स्टैंड ऑफ रहा है अभी लद्दाख बॉर्डर के, उसके चलते जो क्या है हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अभी डायरेक्टली चाइना के खिलाफ बोलते हैं। तो ये लीडर्स का बोलना भी एक तरह का इंगित करता है। और अभी हालांकि जो हाल ही में क्या है जो ताइवान के प्रेसिडेंट हैं उनके जो स्वेयरिंग सेरेमनी है उसके अंदर क्या है जो हमारे बीजेपी के कुछ लीडर्स हैं। तो इसमें मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ केवल आपको बताने के लिए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट क्या है बीजेपी की है। तो बीजेपी के कुछ लीडर्स हैं उनको क्या है वर्चुअली उस चीज़ को अभी उनको इनवाइट किया गया है। आपको पता है फिजिकल तो अभी कहीं पे भी मतलब सब कुछ बना है, तो उनको वर्चुअली इनवाइट किया गया है और वो इस जो सेरेमनी है उसमें भाग लेंगे। तो ये इंडिया की पॉलिसी को दर्शा रहा है कि हम चाइना की जो एग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ हम किस तरह चाइना के खिलाफ कदम उठा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको अलग अलग आपका खुद का भी कुछ आप क्या एक कीजिए कि हम कुछ न्यूज़ बताते हैं ना उससे थोड़ा सा आप अलग ज़रूर जाइए। ये नहीं कि जो कोई भी न्यूज़ बता दिया तो आप उसके खिलाफ केवल जो हमने बता दिया उसको पॉइंट नहीं, आप हमेशा याद रखिए हम केवल आपको क्या पॉइंट्स बता सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, लेकिन आगे क्या है आप अपने दिमाग से कुछ सोचने कीजिए इसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, इससे आगे मतलब क्या रिलेशन कैसे बिगड़ सकते हैं। अगर ताइवान से ज़्यादा अगर इंडिया रिलेशन बना रहा है तो 100% क्या है चाइना और इंडिया के रिलेशन खराब होंगे। लेकिन आपको ऑलरेडी बताया कि उससे ज़्यादा रिलेशन क्या खराब होंगे कि हमारे जो 20 सोल्जर्स खत्म हो गए, चाइना कितने गए हैं उसने अभी बताया नहीं। और स्टैंड अप लगभग कितने 3-4 महीने से ज़्यादा स्टैंड अप चला है, तो उससे ज़्यादा तो कोई रिलेशन खराब नहीं होना है। और हालांकि तो अभी क्या द हिंदू में एक एडिटोरियल भी आया था कि ये तो बहुत ही ऊपर पॉलिटिकल बातें हैं कि जब मामलापुरम में जब दोनों देश के जो एक प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति जब बैठते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से तो कहीं नहीं लग रहा कि ये दोनों देश के जो शीर्ष नेता हैं वो आपस में कभी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इनकी जो फॉर्मल टाइज होती हैं इनके खुद का पता नहीं होता है कि ये क्या करने वाले हैं आगे, किस तरह इनकी जो नीतियां बनती है, पॉलिटिक्स क्या होता है इसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता कि कभी भी कोई भी कुछ आपस में स्टेप उठा सकते हैं। तो ये एक जो द हिंदू का एडिटोरियल था उसके बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं मारना चाहता अभी। तो न्यूज़ के लिए इतना ही। अभी हम क्या देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके बारे में पूछा गया है कि कहाँ लोकेटेड है। तो ये आपको बताना है, ये न्यूज़ में नहीं है लेकिन एक दो न्यूज़ से रिलेटेड थी, कल या परसों की न्यूज़ से रिलेटेड थी, तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया। दूसरा है आवाज़ आवाम
पोर्टल है वो कहाँ लॉन्च किया गया है और किसके कोलैबोरेशन के साथ लॉन्च किया गया है। दूसरा पूछा गया जो आवाज़ ए आवाम पोर्टल लॉन्च किया गया था किसी स्टेट में, वो उस स्टेट के केवल जो 10 डिस्ट्रिक्ट है, हाफ फॉर 10 डिस्ट्रिक्ट के लिए ही वो लागू होगा। तो ये राइट है या रॉन्ग है, ये आपको बताना है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान एफर्ट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम, जो होम मिनिस्ट्री का ये एफर्ट्स है, ये गरीब कल्याण रोजगार योजना चलाई जा रही है। ये आपको बताना सही है या गलत। मैं क्या अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहा हूँ, कभी आपको सही गलत का भी क्या है इसमें क्वेश्चन देता रहूँगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान स्कीम कवर्स मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, जो ये स्टेट है उनको कवर करता है। तो इसको बताना है ये गलत है या सही है। नेक्स्ट न्यूज है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री, जो एनटीपीसी है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, ये आपको बताना है। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में कब ज्वाइन किया, ये क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है। और 8 में गगन अनमेंड स्पेस मिशन ऑफ द नेशन, जो गगनयान है कौन से देश का ये मिशन है, जो अनमेंड स्पेस मिशन है कौन से देश का है। दूसरा मिशन गगनयान इज, तो मिशन गगनयान क्या है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है ताइवान रिसेंटली साइंड ए एग्रीमेंट ऑफ बाई 66 ऑफ लेटेस्ट, जो कौन से जहाज के बारे में इन्होंने डील की है कि जो ताइवान यूएसए से खरीदेगा, तो उस जहाज का नाम आपको बताना है। तो न्यूज़ के लिए आज इतना ही। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो skventure.blogspot.com से। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो डेफिनेटली मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर वीडियो अच्छा ना बना हो तो आप कम से कम इसको डिसलाइक जरूर कीजिए। मतलब कम से कम मतलब ये नहीं है कि कम से कम कीजिए, मतलब आप डिसलाइक जरूर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि हम इसमें सुधार कर सकें। और दूसरा कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि जो हमारा जो बैकग्राउंड है ये अभी हाल ही में ठीक है क्या, और कहीं आपको विजुअलाइजेशन में अगर कोई इमेज में कोई अभी बदलाव करना है तो आप बता सकते हैं। तो कल फिर मिलेंगे आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके आंसर के सहित एंड नई न्यूज़ के साथ और नई जो करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।